नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन के नियम को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोग 3 वीडियो में जिसमें हम लोग प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का चाल क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है तथा अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग जो नए टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसमें हम लोग आज देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस नए टॉपिक से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या कहता है। प्रकाश का अपवर्तन याद करो आप, जब मैं बताया था तो प्रकाश के अपवर्तन बोले थे जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने दिशा से भटक जाती है, जिसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये जब पहला दिन मैं जब स्टार्ट किया था टॉपिक तो वहां मैं इस बात का जिक्र किया था कि जिसमें प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने दिशा से भटक जाती है। उसके लिए नियम, ये कुछ ना कुछ नियम का पालन करती है, जिसे ही कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब आप याद करो, जब प्रकाश के परावर्तन को देखा था हम लोगों ने तो प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या बोला था कि प्रकाश के परावर्तन के लिए माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए। प्रकाश का परावर्तन हमेशा एक माध्यम में होता है। मान के चलो, अगर ये सिंपल सा कांच होता, ग्लास होता, अगर ये पारदर्शी होता तो यहां से जब प्रकाश आ रहा था, अगर ये पारदर्शी होता तो प्रकाश आर पार कर जाता, तब तो ये परावर्तन होता ही नहीं। परावर्तन का अर्थ होता है कि आया और पुनः अपने माध्यम में लौट गया, उसे बोले परावर्तन। जबकि अगर ये कांच पारदर्शी होता तो क्या होता, ये पार कर जाता ना, तो यही पार करने वाली घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग परावर्तन और अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मेनली बात हम लोग करते हैं अपवर्तन का, तो इसका एक ही तात्पर्य है कि ये अपने माध्यम में जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने दिशा से भटक जाती है। तो नियम क्या कहता है, देखो दोस्तों, यहां आप फिगर देख पा रहे होंगे। यहां मान के चलो कि नीचे है पानी, तो पानी और ऊपर क्या है, एक हवा है यानी वायु है। अगर वायु और पानी की तुलना करें तो हम बोले थे सघन और विरल किसी एक से आप नहीं कह सकते हो, हमेशा 2 माध्यम लेना होगा, तब आप निर्धारण कर पाओगे कि कौन सा विरल है और कौन सा सघन है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे कहते हैं सघन। हम अपवर्तनांक में ये बात बताए थे कि विरल और सघन का पहचान कैसे होता है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो वो सघन, जिसका अपवर्तनांक कम हो विरल। वैसे अगर समझ नहीं पा रहे होगे तो आपको ये बताना है जिसके अणु ज्यादा घने घने वो होता है सघन। अब बताओ, अगर हवा और पानी का तुलना करेंगे तो किसका अणु एकदम पूरा एक दूसरे को जकड़ के रखा हुआ है घना घना, तो कहेंगे ये पानी का अणु। आखिर पानी कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। तो देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान के चलो, देखो ए बी है, ए बी क्या है, ए बी एक सतह है, ए बी क्या है, सतह। मान के चलिए अगर ये पानी है तो पानी का कोई ना कोई सबसे ऊपरी सतह होता है ना, तो ये ऊपरी सतह वो सतह होता है जो 2 माध्यमों को अलग करता है। यानी किसको किसको अलग कर रहा है, एक हवा को अलग कर रहा है और एक पानी को अलग कर रहा है। तो ये ए बी क्या हो गया, ऊपरी सतह, और यहीं से माध्यम क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब देखो, एक आपतित किरण, एक आपतित किरण क्या है, यहां से एक किरण चला, मान के चलो किसी सोर्स से, यहां से टॉर्च ले लो आप और टॉर्च से प्रकाश जलाओ, तो यहां से प्रकाश सीधी रेखा में आएगी, सीधी रेखा में आ रही है, सीधी रेखा में आया तो नियम क्या कहता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है। नियमतः इसको इस दिशा में चला जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही माध्यम चेंज हुआ यानी वो सघन माध्यम में गया तो वो सीधे न जाकर के, देखो ये एम एन क्या है, इसको अभिलंब मानते हैं। अभिलंब जानते हो ना, 90 डिग्री, ये अभिलंब, इसी से तुलना करते हैं। ये प्रकाश का किरण यहाँ आपतित हुआ तो ये सीधे न जाके, देखो इसका अपवर्तन हो गया, इसका क्या हो गया, ये अपवर्तन हो गया, यानी ये अभिलंब के पास झुक गया। देखो तो एक यहाँ कोण बन रहा है। तो अब आपको बोलेंगे, देखो यहाँ पे जो आ रहा था किसी न किसी एंगल पे आ रहा था, और जब अपवर्तन हुआ वहां भी कोई ना कोई कोण बना, तो यहां से क्या नियम निकल के आ रहा है, आप ध्यान से देखो दोस्तों, गौर से यहाँ फरमाइएगा दोस्तों। मैं 1 मिनट इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, अब आप समझो नियम। यहां से चित्र से आप स्पष्ट कर पाओगे। ये देखो, ये था ना आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण।
अब देखो जब इसका अपवर्तन हुआ तो ये इस किरण को कहेंगे अपवर्तित किरण। देखो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु वह बिंदु होता है, देखो आपतन बिंदु पर डाला गया ये क्या है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। नियम पहला निकल के क्या आया कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये बिंदु जहां पे सब आके मिल रहा है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि देखो आपतन कोण की ज्या, ज्या का अर्थ होता है एंगल, कोसाइन, ज्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में साइन, यानी जिसको कहते हैं एंगल, यानी आपतन कोण, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बन रहा है इसको क्या कहते हैं, तो आपतन कोण, जिसे आई से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या को हम लोग साइन से, यानी इसको हम साइन आई बोल रहे हैं, और अपवर्तन कोण की ज्या, देखो अपवर्तन कोण की ज्या क्या है, इसको हम साइन आर से सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं, साइन आर से। का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी आप अगर इसको जितना ज्यादा जिस एंगल से और ज्यादा बढ़ाओगे, यानी आपतित किरण जैसे ही बढ़ाओगे इधर करोगे तो अपवर्तित किरण थोड़ा इधर हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि ये दोनों का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे आप मेंशन करो फिगर को, तो देखो पी क्यू क्या है दोस्तों, तो पी क्यू कहेंगे आपतित किरण, क्यू आर ये क्या था अपवर्तित किरण, एम एन क्या था दोस्तों, तो कहेंगे अभिलंब। उसके बाद ये क्या था, कोण आई को क्या बोलते हैं आपतन कोण, कोण आर को क्या बोलते हैं अपवर्तन कोण, क्यू क्या था आपतन बिंदु, यहाँ जो क्यू बिंदु था इसको क्या बोले आपतन बिंदु। तो देखो इसके कितने नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के, तो इसके भी दो नियम होते हैं। इसको आप लोग समझ पाए होंगे कि आपतित किरण, देखो आपतित किरण था ना ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण क्या था अपवर्तित किरण, देखो आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा क्या होता है आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इस नियम को स्नेल नामक एक विद्वान ने दिया था, जिसके आधार पर ही प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है ना उसे ही हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो कहेंगे स्नेल का नियम कुछ और नहीं जो प्रकाश के अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो देखो यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर ये हमेशा क्या होता है कांस्टेंट, ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। अब देखो आगे नियम क्या है, नोट में ध्यान रखना है। अभी तो हम लोगों ने देखा कि ये विरल माध्यम से प्रकाश कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में, तो अभिलंब के नजदीक आ रहा है। देखो तो ये अभिलंब के यहाँ पे अगर हम इसको अच्छे से मिटा दे तो क्या देख पा रहे होंगे, जैसे ही विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर झुक गया, यानी थीटा का मान कम गया। लेकिन जैसे ही इसके उल्टा हो कि अगर मान के चलो अगर कोई प्रकाश यहाँ से जाता सघन से विरल की तरफ तो क्या होता, इसको इस साइड जाना चाहिए था, देखो इसको इस साइड सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये और ज्यादा दाहिने तरफ यानी और बाहर अभिलंब से और ज्यादा हट जाता है, यानी नियम उल्टा हो जाता है। विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब के पास आता है, जबकि सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। इसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ये देखो मान के चलो अगर वायु है और दूसरा क्या है कांच है, तो वायु क्या है विरल, कांच क्या है सघन, तो क्या हो रहा है दोस्तों देखो तो आप ध्यान से, ये आपतित किरण है और ये क्या है अपवर्तित किरण, ये अभिलंब के नजदीक आ गया ना, तो कहेंगे हाँ अभिलंब के नजदीक आ गया। अगर इसका उल्टा सोचे कि अगर कांच से कहां ले जाना है वायु में, तो कांच कौन सा माध्यम है, तो कहेंगे सघन माध्यम, वायु कौन सा माध्यम है, तो विरल माध्यम। तो देखो प्रकाश को यहां से आपतित हुआ तो इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से थोड़ा क्या हो गया दूर भाग गया। तो नियम क्या कहता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है।
अब प्रकाश के अपवर्तन की अगर व्याख्या करने के लिए एग्जाम में पूछे तो अभी जो जो चीज हम पढ़े तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। जैसे आपतित किरण क्या था दोस्तों, यहाँ पे देखो तो ये आपतित, यही ना है आपतित किरण मेरा। तो आपतित किरण क्या होता है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, देखो ये जो सतह है, ये जो सतह है यही हमारा दो माध्यम को अलग करता है ना। तो दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, ये दो माध्यम के सतह पर देखो यहाँ पे दो माध्यम को जो सतह करने वाला, दो माध्यम के को अलग करने वाला जो सतह है, इसी पर जो प्रकाश प्रथम बार पड़ता है वही इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतन बिंदु क्या कहते हैं, यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यम को अलग करने वाली सतह से टकराते, यानी यहाँ पे जहां पे तीनों पॉइंट मिल रहा था उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो इसके बारे में, आपतन बिंदु के बारे में सारा परिभाषा है, इसको अच्छे से याद कर सकते हैं और अपना मन से इसको लिख भी सकते हैं। अभिलंब क्या होता है दोस्तों, बोले हैं ना दोस्तों, ये अपना मन से एक हम लोग क्या मान लेते हैं, काल्पनिक रेखा, जिसको क्या कहते हैं, अभिलंब 90 डिग्री। तो अभिलंब क्या होता है, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अपवर्तित किरण किसको कहते हैं, देखो दोस्तों यहां से आपतित किरण हुआ, यहां से क्या हुआ, आपतित किरण अगले माध्यम में जाके या तो नजदीक आ रहा है या तो क्या हो रहा है, दूर हो जा रहा है। तो अभिलंब से जो दूर हो रहा है या अभिलंब के नजदीक हो रहा है, ये माध्यम चेंज होने के बाद ही हो रहा है ना। तो जो देखो यहां से प्रकाश आया तो ये या तो नजदीक आएगा या तो क्या जाएगा, दूर जाएगा। तो इसको ही क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। तो क्या कहेंगे, दूसरे माध्यम में मुड़कर, मुड़ गया यानी नजदीक जाएगा या दूर जाएगा, यानी मुड़ेगा ना, मुड़ेगा तब तो नजदीक जाएगा या दूर जाएगा। तो दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। दोस्तों जब जो नियम आप लोग अच्छे से याद कर लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो ये सब चीज परिभाषा को परिभाषित करना बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। आपतित किरण, आपतन बिंदु, मेन आपको क्या होता है कि जो नियम क्या कहता है कि वायु से गया पानी में, यानी विरल से गया सघन में या सघन से गया विरल में, तो आपके लिए क्या क्या नियम है ये नियम याद कर लेना है। और कहाँ झुकता है अभिलंब से और कहाँ दूर जाता है, इस बात को याद कर लेना है। बाकी का तो जो भी अगर एग्जाम में इसको डिफाइन करने के लिए कहेगा तो इसको अपने मन से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार आपतन क्या होता है, देखो आपतन कोण, और अब देखो यहाँ पे ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, आपतनित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित किया जाता है। अपवर्तन कोण किसको कहेंगे, अपवर्तित किरण, दूसरे माध्यम में जो किरण गया सो और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण किससे किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। मेन एक नोट में हम लोग को याद करना होता है कि जब कोई किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़े तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना विचलन के निकल जाती है। जैसे देखो समतल दर्पण में परावर्तन में भी यही हुआ था। अभी हम लोगों ने बताया कि ये जो अपवर्तन होता है आप इसको लंबवत नहीं डालते हो, या तो किसी न किसी एंगल पे डालते हो, तब इसका प्रकाश जो है क्या होता है, या तो नजदीक आता है नहीं तो दूर भागता है। लेकिन क्या होगा दोस्तों, जब इसको लंबवत क्या करेगा, पानी में लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा, क्या उसका अपवर्तन होगा, तो इसका अपवर्तन नहीं होता है। जैसा कि आप लोग जो पहला दिन पढ़े थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो देखो यहाँ पे टॉर्च को तिरछा डाले थे प्रकाश, तब ये मुड़ा था, ये तिरछा है तब मुड़ा था। लेकिन टॉर्च के प्रकाश अगर लंबवत डालते हो तो बिना इसका अपवर्तन नहीं होता है। तो यही बात यहाँ मेंशन किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे कि क्या है, जब कोई किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर कैसा पड़े, लंबवत पड़े, तो बिना मुड़े यानी उसका अपवर्तन होता ही नहीं है, अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। तो हम लोगों ने अभी तक अपवर्तन और अपवर्तन के नियम को देखा। अब हम लोग समझेंगे कि सर जैसे आपने बताया था प्रकाश के परावर्तन का बहुत सारा उदाहरण होता है, क्या प्रकाश के अपवर्तन का भी कोई उदाहरण होता है? जी हाँ दोस्तों, दैनिक जीवन में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का बहुत सारा उदाहरण देखते हैं। जैसा मैंने किया था
कि इसको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे आप लोग दैनिक जीवन में क्या देखते हो कि कोई पानी में डूबा हुआ छड़, जैसा कि फिगर में अभी आप लोग देखे कि सबसे पहले फिगर में आप लोग देखे थे ना कि पानी में कोई डूबा हुआ छड़ रहता है तो वो टेढ़ा प्रतीत होता है। हकीकत में ऐसा होता नहीं है, हम लोग को आभास होता है कि पानी में जो छड़ डूबा हुआ है वो टेढ़ा महसूस होता है। पानी में कभी सिक्का डूबे हुए देखे हैं कोई बाल्टी वगैरह में, गिलास में, तो वो आपको अपने वास्तविक थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये भी अपवर्तन के कारण। क्या हकीकत में ऐसा होता है? तो नहीं, हकीकत में नहीं होता है, हम लोग को आभास होता है। और आभास किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। पानी में मछली अगर कोई तैर रहा है तो वो आपको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण हुआ है। दो और जो उदाहरण है इसमें भी अपवर्तन का ही घटना होता है। किसका घटना होता है? अपवर्तन का। जैसे आप लोग देखते हैं तारा का टिमटिमाना और सूर्योदय के पहले तथा सूर्यास्त। कभी कभी देखते हो ना कि सूर्य उदय होने से पहले, उगने से पहले आपको फील हो जाता है कि सूर्य क्या हो गया? उदय हो गया, उग गए हैं। और अगर सूर्यास्त हो गया, सूर्य डूब भी गया है, तो आपको कुछ टाइम तक आपको फील होगा, कुछ समय तक आपको सूर्य दिखाई देता। ये भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। लेकिन ये अपवर्तन में हमारे वायुमंडल के कारण होने वाला अपवर्तन होता है। अतः इसको कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में वायुमंडलीय अपवर्तन। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा अपवर्तन के दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण। एक छोटा सा ट्रिक दूं आपको याद करने के लिए। देखो दोस्तों, आप लोगों ने जितना सारा उदाहरण देखा वो हकीकत में होता नहीं है, आपको आभास होता है। तो आपको जैसे ही एग्जाम में अगर वन लाइनर क्वेश्चन पूछे तो जहां कोई घटना के बारे में प्रकाश से रिलेटेड पूछे, वो हकीकत में ना हो लेकिन आपको आभास हो, यानी अगर जहां कहे प्रतीत हो, आभास हो, आंख बंद करके आप लोग अपवर्तन को टिक कर दोगे। जितना यानी जो चीज होता नहीं है लेकिन प्रतीत होता है, सबका सब किसका उदाहरण है दोस्तों? तो कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। तो दोस्तों अब हम लोगों ने प्रकाश के इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का नियम क्या होता है, ये सब बात तथा अपवर्तन का व्याख्या हम लोगों ने कर लिया। और अंत में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण को भी देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस के बारे में, जैसे हम लोग परावर्तन में दर्पण के बारे में पढ़ा था, क्योंकि परावर्तन हमेशा दर्पण में होता है जबकि अपवर्तन की घटना लेंस में होता है। जैसे चश्मा वगैरह पहनते हो ना तो उसमें लेंस होता है ना, तो उसमें ना प्रकाश आर पार होता है। तो लेंस कितना प्रकार का होता है, लेंस क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर भी हमारे वीडियो और प्रयास आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।